प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी भर्तियां चाहे वो राजस्थान की स्टेट की हो या किसी अन्य स्टेट की हो या सेंट्रल की भर्ती हो, ऐसी कोई भी भर्ती जिसके अंदर आपके कंप्यूटर पाठ्यक्रम में है, तो आपके लिए आज की क्लास और इस क्लास की जितनी भी श्रृंखलाबद्ध क्लास चलेगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस 22 के प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में। मैं प्रारंभ कर रहा हूं कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, 0 से शुरुआत करेंगे और अपन एंड तक चलेंगे। यह हमने एक शब्द लिखा बोर्ड पे, कंप्यूटर। फिर विद्यार्थियों, इस कंप्यूटर शब्द की जब हम बात करते हैं उत्पत्ति को लेके, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई। इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, समझने का प्रयास करना। कंप्यूटर शब्द की यदि उत्पत्ति के बारे में बात कहे तो आपको जिस विकल्प को चुनना है वह विकल्प रहेगा अंग्रेजी भाषा। शब्द कौन सा था? कंप्यूट, केवल और केवल आपको इसमें आर हटाना है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई और इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ध्यान रहे, यदि विकल्प में अंग्रेजी भाषा नहीं है, इस परिस्थिति में लैटिन भाषा विकल्प भी सही है। आपको प्रायिकता पे, प्राइमरी पोजीशन पे अंग्रेजी रखना है। यदि अंग्रेजी नहीं है तब आपका विकल्प लैटिन भाषा भी सही माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के रूप में। बहुत ही एक आसान सा तरीका है। अंग्रेजी के 5 वोवल्स ए, ई, आई, ओ और यू, इस ट्रिक्स और फंडे, ये तो शुरुआत है ट्रिक और फंड होगी, आगे आगे देखिए सारा खेल इन्हीं के ऊपर चलेगा, पूरा आपका एजुकेशन ट्रिक्स पे। ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो अंग्रेजी के 5 वोवल्स हैं, इन वोवल्स के सहारे हम आपको कंप्यूटर की परिभाषा याद करा रहे हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। यहां ए का आशय है ऑटोमेटिक। विद्यार्थियों ध्यान रखें, ए का आशय हुआ ऑटोमेटिक, ई का आशय हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आई का मतलब आप एक तो ले लीजिए इनपुट से और एक ले लीजिए इंस्ट्रक्शन से, इनपुट और इंस्ट्रक्शन। ओ का मतलब आउटपुट, और ये आउटपुट 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। एक तो हो जाएगा आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। और यू का अर्थ हो जाएगा यूजर। अब आप इस ए, ई, आई, ओ, यू वोवल से कंप्यूटर की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर इनपुट देता है और यह इनपुट होता है डेटा के रूप में। 2 प्रकार का डेटा, एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक। हम न्यूमेरिक में 0 से 9 नंबर लेंगे, अल्फा में A to Z, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, और उसके साथ साथ नंबर भी आ जाएंगे। चलिए, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट और उस इनपुट के साथ क्या करना है उन इनपुट का, उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन। जैसे कि यूजर ने इनपुट दिया कि 5 का फैक्टोरियल निकालिए, यूजर ने इनपुट दिया 5 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 का फैक्टोरियल का मान 5 को 120। ये आपको आंसर कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर द्वारा दिए गए इनपुट और इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग के पश्चात जिसको सीपीयू करता है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, काफी चीजें इसके पार्ट, एएलयू, एमयू, सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या हृदय तंत्र, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं लेकिन दिमाग कहते हैं सीपीयू को। ये सारी चीजें आगे आएगी। तो ये जो आउटपुट होगा वो सॉफ्ट कॉपी और
हार्ड कॉपी में। जहां कहीं भी प्रिंट और कागज का संबंध आ जाएगा वो हार्ड कॉपी, और बाकी सब क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी। इस प्रकार हम कंप्यूटर की परिभाषा इन वोवेल्स की सहायता से भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे का हम प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अंग्रेजी यदि विकल्प में नहीं हो तभी आप लैटिन को चयन करें, अन्यथा आपको अंग्रेजी विकल्प को सही मानना है। इसके बाद हमने कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी वोवेल्स के माध्यम से, ए, ई, आई, ओ और यू, कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर इनपुट देता है, दिए गए इनपुट पर प्रोसेसिंग होती है और आपको आउटपुट प्राप्त होता है। इसके बाद जब यूजर इनपुट देता है, हमने यहां शब्द क्या कहा, इनपुट, यहां से हम इसके प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। यूजर जब कंप्यूटर को इनपुट देता है तो वह इनपुट डाटा कहलाता है। वह इनपुट क्या कहलाता है, डाटा। तो बात आती है कि डाटा क्या होते हैं। डाटा का मतलब होता है रो एंड फैक्ट्स, अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं हो, जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं हो, अर्थहीन, आप इसे कह सकते हैं अर्थहीन। इसके बाद इस डाटा का जो कलेक्शन बनता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा से क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन। इससे क्या बनेगा, प्रोग्राम, और प्रोग्राम का आगे जब कलेक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। अब इसको वापस से समझने का प्रयास करें। डाटा, डाटा का समूह सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह प्रोग्राम, और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर। पुनः समझे, डाटा, इस डाटा का जब हम कोई ग्रुप करते हैं, समूह करते हैं, समूहीकरण करते हैं, तो ये कहलाता है सूचना या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए हिंदी शब्द आएगा सूचना। तो डाटा का समूह सूचना, सूचनाओं का जब समूह कर दिया जाता है तो प्रोग्राम, और प्रोग्राम का जब समूह किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर। इस विद्यार्थियों एक बार इसे पुनः समझने का प्रयास करें। डाटा, रो एंड फैक्ट्स, अर्थहीन, जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपको कोई टेस्ट हुआ, प्रथम टेस्ट के नंबर सुना दीजिए, या एक विषय के पूरे नंबर सुना दिए, या आपका ईयरली एग्जाम से पहले आपको जितने सारे नंबर विषय सुना दिए, लेकिन एक सब्जेक्ट के यदि नंबर अभी तक नहीं सुनाए हैं, तब तक आपका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं हो सकता। अर्थात जो अधूरे हैं वो क्या कहलाएंगे, रो एंड फैक्ट्स, और वो क्या कहलाएगा, डाटा। इस डाटा के ऊपर जो प्रक्रिया होती है तो उसके बाद क्या बनती है, सूचना। अर्थात डाटा का समूह सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां तक की चीजें ध्यान रखें कि यूजर जो कुछ भी कंप्यूटर को में देता है वो क्या कहलाता है, इनपुट। इस दिए गए इनपुट पर प्रोसेसिंग के माध्यम से जब प्रोसेस होता है, इस प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। और ये आउटपुट हमने कहा था दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ध्यान ये रखना है, डाटा, इसी डाटा का समूह क्या कहलाएगा, सूचना, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हम आगे की आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अब यूजर जो कुछ भी इनपुट देगा वह किसके माध्यम से देगा, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो बनता है इनपुट डिवाइसेस। यहां पर हम एक टॉपिक लिख देते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अर्थात यूजर को इनपुट, डाटा इनपुट करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करना है वह उपकरण क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो इस प्रकार की डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं। अब यदि आपको कंप्यूटर की विशेषताओं को याद करना है, बहुत ही आसान तरीका है। कंप्यूटर की विशेषताओं को याद करने के लिए आप एक और ट्रिक्स का हम प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार हमने कंप्यूटर की परिभाषा याद करने के लिए ट्रिक्स का प्रयोग किया था, यहां पर भी एक सिंपल सा ट्रिक है, सूगले स्टे। सूगला स्टे, किसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जब स्टे लग जाता है तो
तो इससे बड़ी विडंबना उन विद्यार्थियों के लिए नहीं हो सकती जो निरंतर मेहनत करते हैं। तो सु का अर्थ हो गया शुद्धता, ग का अर्थ हो गया गति, ल का अर्थ हो गया लगातार कार्य, और स्टे का अर्थ हो गया स्टोरेज क्षमता। ये हो जाएगी आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं, शुद्धता, गति, लगातार कार्य और स्टोरेज क्षमता। ये आपके कंप्यूटर की 4 विशेषताएं। अब हम इन विशेषताओं को आगे समझने का प्रयास करते हैं। हमने कंप्यूटर की पहली जिस विशेषता के बारे में विद्यार्थियों बात की, वह बात की शुद्धता के बारे में, कि कंप्यूटर की विशेषताओं के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे शुद्धता। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, उसके द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्य करता है, यह हम भली बात ही जानते हैं। इसलिए कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। क्या होता है, एक होगा यूजर, यूजर कंप्यूटर को क्या देगा, इनपुट, इसके पश्चात यूजर कंप्यूटर को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन। यूजर ने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, इसके पश्चात इसके ऊपर एक प्रोसेस चलेगा और उस प्रोसेस के पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। और ये जो आउटपुट प्राप्त होता है, यह आउटपुट हमेशा शुद्ध होता है, यह आउटपुट कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, एक्यूरेट होता है, गलत नहीं होता। यदि कभी गलत नहीं होता तो इसका कारण क्या है, उसका कारण है कंप्यूटर की विशेषता शुद्धता, और यह कंप्यूटर के एक सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है जिसको हम कहते हैं गीगो। कंप्यूटर की शब्दावली में एक शब्द है गीगो। यहां गीगो का अर्थ है गार्बेज इन। ध्यान रखें विद्यार्थियों, यहां पर इन शब्द है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जैसा बोगे वैसा काटोगे, उस उक्ति को चित्तार्थ करता है। अर्थात हम जैसा इन देंगे वैसा ही आउट होगा। यदि हमने अशुद्ध वैल्यू दी है तो अशुद्ध परिणाम कंप्यूटर देगा, लेकिन स्वयं में कंप्यूटर अपने आप में कोई गलती नहीं करता। ध्यान रखें, यहां विद्यार्थियों एग्जाम के अंदर ऑप्शंस आते हैं, तब यहां एक ऑप्शन और बन जाता है, गार्बेज इन के स्थान पर हो जाता है, यहां पर मैं वापस लिख देता हूं एक बार, गार्बेज इन के स्थान पर ऑप्शन हो जाता है इनपुट, और यहां पर भी शब्द वापस गार्बेज ही आता है, लेकिन यहां शब्द होता है आउटपुट। इसीलिए मैंने पहले 2 शब्द बोले थे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस, कि हमारी जनरली आदत क्या होती है इनपुट और आउटपुट पढ़ने की, तो यहां ऐसा नहीं है। GIGO गीगो की फुल फॉर्म होगी गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यह सिद्धांत ही कंप्यूटर की विशेषता शुद्धता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात हम कंप्यूटर की अगली विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं के अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ी थी, सुगला स्टे। तो यहां से अगली विशेषता में मिल जाएगी गति। यहां से मिल गई शुद्धता, यहां से दूसरी विशेषता क्या मिलेगी, गति। कंप्यूटर की जो गति है वह MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, MIPS में। अब इसको गति को और एक इसका वर्गीकरण किया गया है, वह वर्गीकरण एक सिंपल सी ट्रिक्स है, मिली मेरी नैनो तो चलाऊंगा पीके। यहां से क्लियर हो जाएगी, मिली मेरी नैनो तो चलाऊंगा पीके, अर्थात मिली सेकेंड, मेरी से मिली माइक्रो, मिली मेरी नैनो, नैनो से नैनो सेकेंड, पीको, पीको से पीको सेकेंड। 10 की घात आपको लिखनी है, तो एक बार सबके 10 में लिख दीजिए, और यहां माइनस में लिख लो 10 की घात -3, -6, -9 और -12। वर्तमान समय तक कंप्यूटर में जो गति मापी जाती है उसकी सर्वाधिक स्पीड है पीको सेकेंड। यदि पीको ऑप्शन में है तो पीको सही है, पीको ऑप्शन में नहीं है तो नैनो सही है, नैनो ऑप्शन में नहीं है तो माइक्रो सही है, और माइक्रो ऑप्शन में नहीं है तो मिली सही है, लेकिन आपको ऑप्शन 100% पीको मिलेगा। इसलिए आपको याद रखना है, क्रम कई बार पूछ लेते हैं तो मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। मिली मेरी, मेरी को माई कह सकते हैं, मिली मेरी नैनो तो चलाऊंगा पीके ड्राइवर के लिए, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कंप्यूटर की गति के बारे में हमने बात की। अगली बात, हमारे कार्य करने की एक सीमा होती है, हम कंटिन्यू कार्य नहीं कर सकते।
कंप्यूटर में इस कंटिन्यू कार्य करने के लिए, जो लगातार कार्य करता है, इस कंप्यूटर की कभी भी थकावट वगैरह या रिफ्रेश होने की जरूरत कंप्यूटर को महसूस नहीं होती। वो बिना रुके, बिना थके कितने ही दिनों महीनों तक कार्य, सालों तक करता रहेगा। इसे बोलते हैं कंप्यूटर लगातार कार्य कर सकता है। इसके लिए एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का संबंध किसे है? कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो इसका संबंध है कंप्यूटर की विशेषता लगातार कार्य से। इसके बाद अगला शब्द है, इसे एक विशेषता बन जाएगी स्टोरेज क्षमता। अब इस स्टोरेज क्षमता को हम पूरा ट्रिक फैक्टर से, फंडों से समझेंगे, आपको स्टोरेज क्षमता की चीजें याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे स्टोरेज क्षमता की, तो समझने का प्रयास करना। मेमोरी, अब इसको कैसे याद करें? सबसे पहले आप एक शब्द को ध्यान रखें, बिट। इसके बाद शब्द ध्यान रखें निबल। इसके बाद एक शब्द याद रखें बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, और यहां से एक आ जाएगा जियोपोबाइट। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं बिट। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। और इस बाइनरी डिजिट में दो ही अंक आते हैं, या तो 0 या 1। इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद निबिल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट, और बाइट के अंदर 8 बिट। अब समस्या यहां आती है कि बिट से बाइट बनता है या बाइट से बिट बनता है। एक बाइट बराबर 8 बिट। अगर भूल जाओ आप लोग तो सिंपल एक शब्द यहां लिख दो आप पहले, बिट, और फिर आप एक शब्द लिख दो बाइट। अब देखो इसमें कितने अक्षर हैं? 2। इसमें कितने अक्षर हैं? 3। तो डेफिनेटली 3 बड़ा होता है, इसलिए बाइट बड़ा होगा किससे? बिट से। तो डेफिनेटली जब बिट मिलेंगे तो बाइट का निर्माण होगा। इसलिए एक बाइट के अंदर 8 बिट मिलेंगे, तब जाकर बाइट कितना बनेगा? 1। तो यहां से चीज है कि बाइट बड़ा होता है। फिर आगे का जो कंसेप्ट चलता है वो 10 की घात 3 या 1024 में चलेगा। हालांकि 10 की घात 3 होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 1024 और 1000 के मान को इक्विवेलेंट मान के आपको करना है। अब समझे, यहां से आपको याद नहीं करना है, यहां तक ही केवल आपको याद करना है। बिट, निबल, बाइट, आगे आपको याद है करमचंद, मोहनचंद, गांधी। ये देखो लकड़ी पकड़ी ना हाथ में, करमचंद, मोहनचंद, गांधी। अब ये लकड़ी पकड़ के इन्होंने एक पेज जारी किया, जैसे भारत सरकार जारी करती है श्वेत पत्र वगैरह आते हैं, तो उन्होंने एक पेज जारी किया। क्यों जारी किया वो तो गांधी जाने। जी का मतलब वापस जी आ गया। तो ये ध्यान रखें, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट और जियोपोबाइट। अब इन डिजिट्स को समझें। हर एक के आगे आप क्या लगा दे? 1024 किलोबाइट। अब ये किसके बराबर होगा? जस्ट इसे नीचे वाले के। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। अभी मेगाबाइट आया, 1024 मेगाबाइट। इससे नीचे क्या है? गीगाबाइट। तो यहां हो जाएगा 1 गीगाबाइट। अब यहां पर याद करें 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होगा? जो इसके नीचे है। इसके नीचे क्या है? टीबी, टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट। इसी प्रकार ये प्रोसेस आगे भी आपको पूरा समझना है। जो चीज समझ में नहीं आए आप आराम से कमेंट करें। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो उसे भी जरूर पूछें। ये हो जाएगा आपके स्टोरेज क्षमता के बारे में एक वर्गीकरण। यहां एक शब्द है अपने विद्यार्थियों, आपने ध्यान दिया हो तो बिट। बिट का मतलब हो गया 0 और 1, और यहां शब्द है बाइनरी डिजिट्स। अब हम इस कंसेप्ट को आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये बाइनरी डिजिट्स की क्या रामायण है। यहां एक शब्द आया बाइनरी। शब्द क्या आया? बाइनरी। क्या आया कहां से? एक प्रोग्रामर है लेडी एडा लवलेश, जिन्होंने इस पद्धति को दिया। बाइनरी नंबर सिस्टम जो था वो लेडी एडा लवलेश। अपने विद्यार्थियों इसको समझना है क्या ये सिस्टम। एक और कंप्यूटर है, एक और
कंप्यूटर है और दूसरी ओर यूजर है। यूजर आप और हम जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एक और कंप्यूटर है, दूसरी ओर यूजर है। जिस प्रकार कि हम चाइनीज चले गए, चाइना देश में चले गए, वहां की लैंग्वेज है मैंड्रिन और हम यहां हैं तो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, वो भी शुद्ध हिंदी नहीं, मारवाड़ी। हम लोग मैंड्रिन लैंग्वेज चाइना की नहीं जानते, चाइना वाले हमारी लैंग्वेज नहीं जानते। अब मुझे यदि चाइना जाना है बिजनेस करने तो वहां तो सब चिंगमिंग चाऊ, ठीक, क्योंकि उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आए और हमारी भाषा उन्हें समझ में नहीं आवे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हमें एक व्यक्ति चाहिए जो इन दोनों के लिए ट्रांसलेटर का काम करे। तो कंप्यूटर और यहां क्या है, यूजर। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा है मशीनी। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो कौन सी भाषा है, मशीन को। और ये जो मशीन भाषा है इसी का दूसरा नाम या इसी के स्थान पे बाइनरी लैंग्वेज का हम प्रयोग कर सकते हैं। यूजर जो लैंग्वेज समझता है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तब हम लैंग्वेज के 3 प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान रखें, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। आपने काफी जगह 2 की बात सुनी होगी कई वीडियो पे, यूट्यूबर्स पे, लेकिन ऑथेंटिक चीज यही है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। हम वही पढ़ाएंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम में आंसर सही करा सके। सारी दुनिया ने पढ़ा रखा है कि कंप्यूटर लैटिन से बना शब्द है कंप्यूटर, लेकिन हमने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा में। आप इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की किताब से आराम से वॉच भी कर सकते हैं। हमें वह पढ़ना है जो एग्जाम में सही हो, ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाइनरी कंप्यूटर, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीन को, और यूजर किसको समझता है, हाई लेवल को। इसलिए समस्या आई तब ट्रांसलेटर बने, असेंबलर बना, कंपाइलर बना, इंटरप्रेटर बना। हम इस असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आस्की कोड, यूनिकोड, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल एक बार इसको समझने का प्रयास करें। बाइनरी डिजिट से पहले मैं एक आपको संख्या पद्धति की ओर ले चलता हूं, दशमलव। आज दिन तक हम जिस संख्या पद्धति में पढ़ते आए हैं वह संख्या पद्धति कौन सी है, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है, बराबर। और मैं आज जिस संख्या पद्धति की बात कर रहा हूं वो कौन सी संख्या पद्धति है, बाइनरी। इस बाइनरी के साथ साथ हमें ऑक्टल को भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको डेसिमल अर्थात यही आपकी दशमलव प्रणाली, इस डेसिमल या दशमलव को भी देखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जिस प्रणाली को देखना पड़ेगा वह प्रणाली रहेगी हेक्साडेसिमल। अब होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सारा जो खेल है वो आधार को लेके है। बाइनरी या द्विधारी का आधार 2, ऑक्टल का आधार 8, ऑक्टल 8, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल का ध्यान रखना आधार क्या होता है 16। ध्यान रखें, जो आधार है उतने कुल अंक होंगे और अंकों की शुरुआत विद्यार्थी हम जानते हैं विद्यार्थियों कहां से होती है, 0 से। तो एक तो हो जाएगा आपका 0 और दूसरा हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहां करेंगे तो 0 से 7, यहां पर 0 से 9। लेकिन ध्यान रखें विद्यार्थियों, तब हम हेक्साडेसिमल में क्या करें, तो हेक्साडेसिमल में हम करेंगे 0 से 9, 10 हो गए, और ए से एफ 6 ही हो गए। ये कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे 16। ये ध्यान रखना, ये इनके आधार है। अब इन आधारों में ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने बात की बाइनरी की, हमने किसकी बात की बेटा, बाइनरी की बात की। बाइनरी में हमने आधार क्या माना 2। बाइनरी के अंदर हमारा ये आधार क्या है 2 है, और 2 के अंदर अंक कौन से हैं 0 और 1, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई अंक नहीं है, 2 नहीं है, 2 आधार है। तो 2 अंक कौन से होंगे 0 और 1। अब आप इस 0 और 1 को समझने का प्रयास करना। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है और यूजर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर जिस भाषा में काम करता है वह भाषा है बाइनरी, और इस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर एक तो होता है 0 और एक होता है 1। और यूजर जिस भाषा को समझता है हाई लेवल, इसलिए इन लैंग्वेजों को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर
ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करें। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अनुवादक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एक बार पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करेगा, ये सारी चर्चा करेंगे। फिलहाल बाइनरी भाषा 0 और 1, इस बाइनरी भाषा 0 और 1 को मशीनी भाषा भी कहते हैं और ये कंप्यूटर की भाषा है। जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर सपोज 65 लिखा, हमने कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा 65, हमने कंप्यूटर के अंदर जैसे लिख दिया 65। अब हमने कंप्यूटर के अंदर 65 तो लिखा, लेकिन कंप्यूटर में 65 आया कैसे, उसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान है, आपको कई बार इसके अंदर समझाया जाता है, तो फॉर्मेट समझाया जाता है, 2 का भाग 2 वगैरह, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका। एक ही तरीके से बाइनरी से डेसिमल में पहुंच जाओगे, डेसिमल से बाइनरी में पहुंच जाओगे, ऑक्टल में पहुंच जाओगे, आप हेक्साडेसिमल में पहुंच जाओगे, सब कुछ होगा। ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। जैसे मुझे आपसे 65 रुपए लेने हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मान लीजिए कि मुझे आपसे 65 रुपए लेने हैं। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, ध्यान रखें, बॉक्स बनाने हैं। इस बॉक्स में आप एक बार, मैं इस बॉक्स को, ये देखिए हो गया 1 2 3 4 5, ये बना दीजिए सपोज, ठीक। अब ध्यान रखें, मैं यहां पर एक अंक लिखता हूं 1, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा 4, यहां लिखा 8, यहां लिखा 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और एक बॉक्स और बना देता हूं। जब तक 65 नहीं आए डबल करते रहो, और ये डबल कितना हो गया 128। आपको क्या करना है, 1 से शुरुआत करना, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब जैसे मैंने 65 अंक लिया, मैं एक बार 65 बाद में लूंगा, पहले मैं एक बार 71 ले लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। अब मुझे 71 चाहिए, मैंने डबल तो कर दी। अब आपको किसी को जंप नहीं करना है, 128, आप इसको एक समय के लिए रुपए समझ लीजिए कि 71 रुपए आपको मेरे को देने हैं, और ये नोट है, तो 128 का नोट तो आप दे नहीं सकते, जो नहीं दे सकते वो 0 कर लीजिए, या उसको हाँ वहां 0 लिख दीजिए, जो दे सकते हैं वहां 1 लिखिए, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। अब आप 64 रुपए दे सकते हो, क्योंकि मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूं 71, तो आप दे सकते हो, वहां आप क्या लगा दो 1। अब पीछे तो रुपए कितने रहे, 64 दे दिए, 7 रुपए बाकी रही, तो आप 32 रुपए दे नहीं सकते, 0, 16 रुपए दे नहीं सकते। अगर आपने ये दे दीजिए 8 रुपए, तो 64 और 8 कितने हो जाएंगे 72, ज्यादा आपको देना नहीं है और कम मैं लूंगा नहीं, तब इसको भी 0 कर लो। अब 64, 64 और 4 68, 2 70 और 1 71, ये जो मान आपके सामने आया है यही 71 का आंसर है। मैंने 65 का क्यों नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि सीधा आंसर हो जाता 64 1 और बाकी जो बीच में है वो सारे के सारे 0। इस प्रकार आप विद्यार्थियों इन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो। इससे अगला जो कंसेप्ट है वो हम आगे आने वाली कक्षाओं में विधिवत अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।